हेलो दोस्तों, आज हम फणीश्वरनाथ रेणु की उपन्यास मैला आंचल के आगे के भाग को पढ़ना शुरू करेंगे। जो भी हो, संसार में सबसे बढ़कर लक्ष्मी को ही प्यार करते थे महंत साहब। चढ़ती जवानी में सतगुरु साहिब की दया से माया को जीत कर ब्रह्मचारी रहे। बुढ़ौती में तो आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती है, माया के प्रबल घात को नहीं संभाल सकती है। इसलिए तो साधु ब्रह्मचारी लोग बुढ़ापे में ही माया के बस में हो जाते हैं। यह तो महंत साहब का दोष नहीं, उसका भाग ही खराब है। यदि वह नहीं होती तो महंत साहब सतगुरु के रास्ते से नहीं दिखते। यह ध्रुव सत्य है। दोष तो लक्ष्मी का ही है। एक ब्रह्मचारी का धर्म भ्रष्ट करने का पाप उसके माथे है। अब उसका अपना कौन है? कोई नहीं। महंत साहब हमको छोड़कर आप कहाँ चले गए? दासी के अपराध को क्षमा करना। जीवन में तुम्हारी कोई सेवा सुखी मन से नहीं कर सकी। मरने के समय भी तुमको सुख नहीं दे सकी। प्रभु क्षमा करो। जिंदगी भर के जमे हुए आंसू आज निकल जाना चाहते हैं, रुकते नहीं। जय हिंद कुठारिन जी। दया सतगुरु के बलदेव जी बैठिए। बालदेव जी सब भूल गए। लक्ष्मी को सांत्वना देने के लिए रास्ते में जितनी बातें सोची थी, दोहा कबित सब भूल गए। उसे माई जी की याद आ जाती है। माई जी का वह रूप, गंगा रे जमुनवा की धार, नयनवा से नीर बही। बालदेव जी की गढ़ी हुई ढाढ़स की बांध इस तेज धारा में कहीं टिक नहीं सकी। बालदेव जी की आंखें छलछला जाती है। फागुन में भी बाढ़ आ जाती है। वह दिल को मजबूत करके कहते हैं, कोठारिन जी, सब परमेश्वर की माया है। लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपजस, विधि हाथ। हम तो सूरज उगने के पहले ही डॉक्टर साहब के साथ बाहर निकल गए थे। डॉक्टर साहब को गांव की चौहद्दी दिखलानी थी। दक्षिण संथाल टोली से शुरू करके दूसरा टोली तक गली कूची, अगवारा पिछवारा देखते देखते 10 बज गए। वहीं मालूम हुआ कि महंत साहब का इंतकाल हो गया है। डॉक्टर साहब का भी मन उदास हो गया। वे अस्पताल लौट गए। बाकी टोलों को कल देखेंगे। आज रौत हाट में ढोल भी दिला देना। अस्पताल खुल गया है। शोभन मोची को भेजकर हम यहाँ आए हैं। लक्ष्मी के आंसू थम चुके थे। बालदेव जी ठीक समय पर आ गए। महंत साहब बालदेव जी को बहुत प्यार करते थे। 5-7 दिनों की जान पहचान में ही महंत साहब ने बालदेव जी को अच्छी तरह पहचान लिया था। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली में पहचाना जाता है। महंत साहब कहते थे, शुद्ध विचार का आदमी है, संस्कार बहुत अच्छा है। इसके पहले महंत साहब ने किसी पर इतना विश्वास नहीं किया था। मठ में जो रोज़ तरह तरह के साधु सन्यासी आते थे, महंत साहब रोज़ यह कहना नहीं भूलते थे, लक्ष्मी, इन लोगों का कोई विश्वास नहीं, रमता लोग हैं। इन लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं। नई उम्र के साधुओं को पैर की आहट से ही वे पहचान लेते थे। उनके अनंतर की दृष्टि बड़ी तेज थी। पिछले साल एक दिन सत्संग में एक नौजवान साधु आकर बैठ गया। रात में आया था। बराह छत्तर जा रहा था। उसके नैन बड़े चंचल। सत्संग में बैठकर लक्ष्मी को ही टकटकी लगाकर देखने लगा। महंत साहेब वचन सुना रहे थे। आखिर कहते कहते अचानक रुक गए। बोले, हो नौगछिया के जवान उदासी जी, अरे साहेब, बचन पर ध्यान दीजिए जी। लक्ष्मी के शरीर पर क्या नैन गड़ाए हैं। माटी का शरीर तो मिथ्या है। साहेब बचन सत्य। बेचारा बिना बाल भोग किए ही आसन छोड़कर चला गया। लेकिन बालदेव जी पर उनका बड़ा विश्वास था। असल त्यागी यही लोग है लक्ष्मी। बालदेव जी को देखते ही लक्ष्मी का दुख आधा हो गया। बालदेव जी कहते हैं, बड़े भाग से ऐसे लोगों का दर्शन मिलता है। हमको तो दर्शन मिला, लेकिन सेवा का अवसर नहीं मिला। हमारा अभाग है। बालदेव जी, आप तो दास हैं। जी, मेरी माँ भी दास थी, मांस मछली छूती भी नहीं थी। तब तो आप गर्भदास हैं, फिर कंठी क्यों नहीं ले लेते हैं? बालदेव जी जरा होठ पर हंसी लाकर कहते हैं, कोठारिन जी, असल चीज़ है मन, कंठी तो बाहरी चीज़ है। दूसरा साधु होता तो कंठी को बाहरी चीज़ कहते सुनकर गुस्सा हो जाता। रामदेव गोसाई होते तो तुरंत चिमटा लेकर खड़े हो जाते, गाली गलौज करने लगते। लेकिन लक्ष्मी शांत होकर कहती है, कंठी बाहरी चीज़ है? कंठी बाहरी चीज़ नहीं है बलदेव जी, भेक है यह। आप विचार कर देखिए, जैसे आपका यह खद्दड़ कपड़ा है, मलमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही
महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उन्हें सुराजी तो नहीं कहिएगा। लक्ष्मी की बातों का जवाब देना सहज नहीं। जब जब लक्ष्मी से बातें होती हैं, बालदेव जी को नई बातों की जानकारी होती है। आप कहती हो तो ले लेंगे कंठी। किससे लीजिएगा? आप ही दे दीजिएगा। लक्ष्मी हंस पड़ी। शोकाकुल वातावरण में लक्ष्मी की मुस्कुराहट जान डाल देती है। कितने सूधे हैं बालदेव जी, मुझे गुरु बनाना चाहते हैं। नहीं बालदेव जी, मैं आपको आचार्य जी से कंठी दिलवाऊंगी। आचार्य जी काशी जी में रहते हैं। मैं आपको अपना बीजक दे देती हूँ, इसका रोज पाठ कीजिए। बीजक पाठ से मन निर्मल होता है, अनंतर की ज्योति खुलती है। बीजक एक छोटी सी पोथी, गायन का भंडार। बालदेव जी का दिल धक धक कर रहा है। लक्ष्मी कहती है, सब हाथ का लिखा हुआ है। उस बार काशी जी से एक विद्यार्थी आए थे, बड़े जतन से लिख दिया था। मोती जैसे अक्षर हैं। बीजक से भी लक्ष्मी की देह की सुगंध निकलती है। इस सुगंध में एक नशा है। इस पोथी के हर एक पन्ने को लक्ष्मी की उंगलियों ने परस किया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। लक्ष्मी को देखते ही मन पवित्र हो जाता है। डॉक्टर प्रशांत कुमार। जात नाम पूछने के बाद ही लोग यहाँ पूछते हैं जात। जीवन में बहुत कम लोगों ने प्रशांत से उसकी जाति के बारे में पूछा, लेकिन यहाँ तो हर आदमी जाति पूछता है। प्रशांत हंसकर कभी कहता है, जाति? डॉक्टर जाति? बंगाली है या बिहारी? हिंदुस्तानी, डॉक्टर जवाब देता है। जाति बहुत बड़ी चीज़ है। जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। सिर्फ हिंदू कहने से ही पिंड नहीं छूट सकता। ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण? गोत्र क्या है? मूल कौन है? शहर में कोई किसी से जात नहीं पूछता। शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। प्रशांत अपनी जाति छिपाता है। सच्ची बात यह है कि वह अपनी जाति के बारे में खुद नहीं जानता। यदि उसे अपनी जाति का पता होता तो शायद उसे बताने में झिझक नहीं होती। तब शायद जाति पाति के भेदभाव पर से उसका भी पूर्ण विश्वास नहीं हटता। तब शायद ब्राह्मण कहने से वह गर्व महसूस करता। हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखाने के दिन भी प्रशांत को कुछ ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था। रात भर वह जागा रह गया था। प्रशांत कुमार, पिता का नाम अनिल कुमार बनर्जी, हिंदू ब्राह्मण, सब झूठ। बेचारा डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी नेपाल की तराई के किसी गांव में अपने परिवार के साथ सुख की नींद से सो रहा होगा। प्रशांत कुमार नाम का उसका कोई पुत्र हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखा रहा है, ऐसा वह सपना भी नहीं देख सकता। लेकिन प्रशांत अपने तथाकथित पिता डॉक्टर अनिल कुमार को जानता है। मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के दिन डॉक्टर अनिल उसके पिता के रिक्त कुष्ठ में आकर बैठ गए थे। बचपन से ही वह अपने जन्म की कहानी सुन रहा है। घर की नौकरानी, बाग का माली और पड़ोस का हलवाई भी उसके जन्म की कहानी जानता था। लोग बरबस उसकी ओर उंगली उठाकर कहते थे, उस लड़के को देखते हो ना, उसे अध्यापक जी ने काशी नदी में पाया था। बंगाली डॉक्टरनी ने पाल पोसकर बड़ा किया। फिर भी लोगों के चेहरे पर जो आश्चर्य की रेखा खिंच जाती थी और आंखों में जो करुणा की हल्की छाया उतार आती थी, उसे प्रशांत ने सैकड़ों बार देखा था। एक लवारिस की लाश को भी लोग वैसी ही दृष्टि से देखते हैं। प्रशांत अज्ञात कुलशील है। उसकी माँ ने एक मिट्टी की हांडी में डालकर बाढ़ में उमड़ती हुई कोसी मैया की गोद में उसे सौंप दिया था। नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने नेपाल सरकार द्वारा निष्कासित होकर उन दिनों सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना की थी। एक दिन उपाध्याय जी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए रिलीफ की नाव लेकर निकले। झाऊ की झाड़ी के पास एक मिट्टी की हांडी देखी, नई हांडी। उनकी स्त्री का कौतूहल हुआ, जरा देखो ना, उस हांडी में क्या है। नाव झाड़ी के पास पहुंची। पानी की हिलोरी से हांडी हिली और उससे एक ढोढ़ा सांप गर्दन निकालकर फूं फूं करने लगा। सांप धीरे धीरे पानी में उतर गया और हांडी से नवजात शिशु के रोने की आवाज़ आई, मानो माँ ने थपकी देना बंद कर दिया हो। बस यही उसके जन्म की कथा है, जिसे हर आदमी अपने अपने ढंग से सुनाता है। आदर्श आश्रम के एक मुखिया युवती थी स्नेहमयी। स्नेहमयी को उसके पिता डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी ने त्याग कर एक नेपाली से शादी कर ली थी।
उपाध्याय जी के आदर्श आश्रम में रहकर वह हिरन, खरगोश, मयूर और बंदर के बच्चों पर अपना स्नेह बरसाती थी। तरह तरह के पिंजड़ों को लेकर वह दिन काट लेती थी। जब उस दिन उपाध्याय दंपति ने उसकी गोद में सोया हुआ शिशु दिया तो वह आनंद विभोर होकर चीख उठी, प्रशांत, अमार प्रशांत। उस दिन से प्रशांत स्नेहमयी का एकलौता बेटा हो गया। कुछ दिनों के बाद नेपाल सरकार ने निष्कासन की आज्ञा रद्द करके उपाध्याय परिवार को नेपाल बुला दिया। आदर्श आश्रम के पशु पक्षियों के साथ स्नेहमयी और प्रशांत भी उपाध्याय परिवार के ही सदस्य थे। उपाध्याय जी ने नेपाल की तराइन के विराट नगर में आदर्श विद्यालय की स्थापना की। स्नेहमयी उसी स्कूल में सिलाई कटाई की मास्टरनी नियुक्त हुई। स्नेहमयी के स्नेह अंचल में पलते हुए किशोर प्रशांत पर कर्मठ उपाध्याय परिवार की रोशनी नहीं पड़ती तो वह सितार के झालर और रविंद्र संगीत के बसंत बहार के दायरे से बाहर नहीं जा सकता था। उपाध्याय जी का ज्येष्ठ पुत्र बिहार विद्यापीठ का स्नातक था और मंझला देहरादून के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी स्कूल का विद्यार्थी। पुत्री शांति निकेतन में शिक्षा पा रही थी। छुट्टियों में जब वे एक जगह इकट्ठे होते तो शांति निकेतन में शिक्षा पाने वाली बहन चरखा चलाना सीखती। विद्यापीठ के स्नातक आश्रम भजनावली की पंक्तियों पर रविंद्र सुर चढ़ाने और अंग्रेजी स्कूल का स्टूडेंट सेवा दल के कवायदों के हिंदी कमांड के वैज्ञानिक पहलू पर बहस करता। अटेंशन में जो फोर्स है वह सावधान में नहीं। अटेंशन सुनते ही लगता है कि दर्जनों जोड़े बूटे चटक उठे। ऐसे ही वातावरण में प्रशांत के व्यक्तित्व का विकास हुआ। हिंदू विश्वविद्यालय में ISC पास करने के बाद वह पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। माँ की इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन प्रशांत को वह डॉक्टर के रूप में नहीं देख पाई। काशीवास करते करते काशी की किसी गली में वह हमेशा के लिए खो गई। एक बार लाहौर से प्रशांत के नाम पर एक मनी ऑर्डर आया, विजया का आशीर्वाद लेकर। भेजने वाली श्रीमती स्नेहमयी चोपड़ा। एक माँ ने जन्म लेते ही काशी मैया की गोद में सौंप दिया और दूसरी ने जनसमुद्र की लहर को समर्पित कर दिया। डॉक्टरी पास करने के बाद जब वह हाउस सर्जन का काम कर रहा था, 1942 का देशव्यापी आंदोलन छिड़ा। नेपाल में उपाध्याय परिवार का बच्चा गिरफ्तार किया जा चुका था। अंग्रेजी सरकार को पूरा पता था कि उपाध्याय परिवार हिंदुस्तान के फरार नेताओं की सिर्फ मदद ही नहीं करता, गुप्त आंदोलन को सक्रिय रूप से चला भी रहा है। मंझला पुत्र बिहार की सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता था। वह पहले ही नज़रबंद हो गया था। प्रशांत भी तो उपाध्याय परिवार का ही था, वह कैसे बच सकता था? उसे भी नज़रबंद कर लिया गया। जेल के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के निकट संपर्क में रहने का मौका मिला। सभी दल के लोग उसे प्यार करते थे। 1946 में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो एक दिन वह हेल्थ मिनिस्टर के बंगले पर हाजिर हुआ। वह पूर्णिया के किसी गांव में रहकर मलेरिया और कालाजार के संबंध में रिसर्च करना चाहता था। उसे सरकारी सहायता दी जाए। मिनिस्टर साहब ने कहा था, लेकिन सरकार तुमको विदेश भेज रही है। स्कॉलरशिप? जी, मैं विदेश नहीं जाऊंगा। पूर्णिया और सहरसा के नक्शे को फैलाते हुए उसने कहा था, मैं इसी नक्शे के किसी हिस्से में जाना चाहता हूँ। यह देखिए, यह है सहरसा का वह हिस्सा जहाँ पर हर साल कोसी का तांडव नृत्य होता है, और यह पूर्णिया का पूर्वी अंचल जहाँ मलेरिया और काला आजार हर साल मृत्यु की बाढ़ ले आती है। मिनिस्टर साहब प्रशांत को अच्छी तरह जानते थे। इस विषय पर प्रशांत से तर्क में जीतना मुश्किल है, लेकिन सवाल यह है कि सवाल जवाब कुछ नहीं, मुझे किसी मलेरिया सेंटर में ही भेज दीजिए। मलेरिया सेंटर में? लेकिन तुम MBBS हो और मलेरिया सेंटर कालाजार सेंटरों में LMP डॉक्टर लिए जाते हैं। जब तक मैं यह रिसर्च पूरा नहीं कर लेता मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी डिग्री किस काम की? बहुत मेहनत से नई और पुरानी फाइलों को उलटकर और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन से लिखा पढ़ी करके मिनिस्टर साहब ने मिस्टर मार्टिन की दी हुई ज़मीन के बारे में पता लगाया। 20-22 वर्ष पहले मिनिस्टर साहब पूर्णिया में ही वकालत करते थे। पगले मार्टिन को उन्होंने देखा था। अंत में केंद्रीय सरकार से सलाह परामर्श करने के बाद एक दिन प्रेस नोट से यह खबर प्रकाशित हुई कि पूर्णिया जिले में मेरीगंज नामक गांव में मलेरिया स्टेशन खोला गया है। द स्टेशन विल। प्रशांत के इस फैसले को सुनकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों, अध्यापकों
और विद्यार्थियों पर तरह तरह की प्रतिक्रिया हुई। मशहूर सर्जन डॉक्टर पटवर्धन ने कहा, बेवकूफ़ है। ईएनटी के प्रधान डॉक्टर नायक बोले, पीछे आंखें खुलेंगी। मेडिसिन के डॉक्टर तरफदार की राय थी, भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है, मालूम। लेकिन प्रिंसिपल साहब बहुत खुश थे। तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। जब कभी तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता होगी तो हमें लिखना। प्रशांत का गला भर आया। मद्रास के मेडिकल गजेट ने संपादकीय लिखकर डॉक्टर प्रशांत का अभिनंदन किया और जिस दिन पूर्णिया आ रहा था, स्टीमर खुलने के सिर्फ 5 मिनट की देरी थी, उसने देखा एक युवती सीढ़ी से जल्दी जल्दी उतर रही थी। कौन है? ममता? हाँ, ममता ही थी। आते ही बोली, आखिर तुम्हारा भी माथा खराब हो गया। तुमने तो कभी बताया नहीं, बलिहारी है तुम्हारा। ओह प्रशांत, तुम कितने बड़े हो, कितने महान। मैं तो अभी आ रही हूँ बनारस से। आते ही चुनी ने तुम्हारी चिट्ठी दी। रुमाल से फूल और बेलपत्र निकालकर प्रशांत के सिर से छुआते हुए ममता ने कहा था, बाबा विश्वनाथ जी का प्रसाद है। बाबा विश्वनाथ तुम्हारा मंगल करें। पहुँचते ही पत्र देना। डॉक्टर पत्र लिख रहा है। ममता, तुमने कहा था पहुँचते ही पत्र देना। पहुँचने के 1 सप्ताह बाद पत्र दे रहा हूँ। तुम्हारे बाबा विश्वनाथ ने मेरे आने के पहले ही अपने एक दूत को भेज दिया है। प्यारू सचमुच देवदूत हैं, इसलिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 7 दिन ही में वह 2 बार रूठ चुका है। कहने को तो डॉक्टर है, मगर समय पर नहीं खाने पीने से देह पर कितना खराब असर होता है नहीं जानते। इसी से प्यारू का पूरा परिचय तुम्हें मिल गया होगा। एक नई दुनिया है, इसे वज्र देहात कह सकते हो। गांव का चौकीदार सप्ताह में 1 बार हाजिरी देने थाने पर जाता है। वह मेरी डाक लाएगा और ले जाएगा। काम शुरू कर दिया है। सुबह 7 बजे से ही रोगियों की भीड़ लग जाती है। अभी जनरल सर्वे कर रहा हूँ, खून लेकर परीक्षा कर रहा हूँ। प्यारू कहता है, यहाँ कौवा को भी मलेरिया हो जाता है। यहाँ गड्ढों और तालाबों में कमल के पत्ते भरे रहते हैं। कहते हैं फूलों के मौसम में छोटी छोटी गड़हियों की किस्म किस्म के कमल और कमलिनी से भर जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को तो तुम लोटस ईटर्स नहीं कर सकती। गड्ढों की परीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ की धरती 12 महीने भींगी रहती है शायद। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं वे। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेते हैं। और तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। यह मेरा सिर्फ 7 दिन का अनुभव है। संभव है पीछे चलकर मेरी धारणा गलत साबित हो। मिथिला और बंगाल के बीच का यह हिस्सा वास्तव में मनोहर है। औरतें साधारणतः सुंदर होती है, उनके स्वास्थ्य भी बुरे नहीं। डॉक्टर साहब? कौन? विश्वनाथ प्रसाद। आइए, कहिए क्या है। डॉक्टर साहब, जरा एक बार मेरे यहाँ चलिए। मेरी लड़की बेहोश हो गई है। बेहोश? क्या उम्र है? इसके पहले भी कभी हुई थी? जी, 2-3 बार और ऐसा ही हुआ था। उम्र 16-17 साल धर लीजिए। जरा जल्दी चलिए। बंद कमरे में एक चारपाई पर नीली रजाई से लिपटी हुई युवती का गोरा मुखड़ा बाहर है। बाल खुले हैं, बिखरे हुए हैं, आंखें बंद हैं। कोठरी में लालटेन की मध्यम रोशनी हो रही है। रोशनी कम है और धुआं ज़्यादा। डॉक्टर खिड़कियां खोलने के लिए कहता है और जेब से टार्च निकालकर युवती के चेहरे पर रोशनी देता है। चेहरा ठीक है, सांस ठीक है, नाड़ी भी दुरुस्त है। डॉक्टर आंखों की पलकों को उलटता है मानो कमल की पंखुड़ियाँ ब्राइट। पेट कब्ज तो नहीं? कोई जवाब नहीं देता। घूंघट काढ़े खड़ी औरतों के घूंघट आपस में मिलते हैं। एक अधेड़ स्त्री आगे बढ़ती हुई कहती है, युवती की माँ है। अजी, कब्जियत नहीं है। घर की नौकरानी पर्दा नहीं करती थी। कहती है, डॉक्टर बाबू लर लगाकर देखिए ना। लर अर्थात स्टेथोस्कोप। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि इसे डॉक्टर रोगी के अंदर की सारी बातों को जान लेता है। क्या खाया है, पेट में पचा है या नहीं पचा है, सब। सुई दीजिएगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। युवती आंखें खोल देती है। सुई नहीं माँ। अरे बाप, अच्छा सुई नहीं देंगे? कैसी तबीयत है? अच्छी बात है। क्यों बेहोश हो गई थी? हाँ, बेहोशी कैसे हुई? डर लगता है। काहे का डर लगता है? तब इसके बाद देह घूमने लगी।
ठीक है, अब कैसी है? डर तो नहीं लगता? दवा भेज दूँ? अब डर नहीं लगे। दवा? दवा नहीं माँ, मैं दवा नहीं पीऊँगी। वाह, सुई भी नहीं और दवा भी नहीं, मीठी दवा। सभी हंस पड़े। युवती के मुरझाए हुए लाल होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आंखों की पलकें जरा उठकर मानो डॉक्टर को डांट देती है। हट, दवा भी कहीं मीठी होती है। बाहर आकर डॉक्टर तहसीलदार से कहता है, घबराने की बात नहीं, दवा भेज देता हूँ। इसके पहले कितनी देर तक बेहोश रहती थी? करीब 1 घंटा। ज्योतिकी जी से एक बार जंतर बनवा के दिया, झाड़ फूँक करवा कर देखा। डॉक्टर साहब, बस यही मेरी बेटा और बेटी है, सब कुछ यही है, ठीक हो जाएगी। सेंटर में आकर डॉक्टर सोचता है, क्या दिया जाए? मीठी दवा, कार्मिनेटिव मिक्सचर या ब्रोमाइड? अजी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? जी, नाम रंजीत। तहसीलदार साहब के यहाँ कितने दिनों से नौकरी करते हो? बहुत दिनों से। लड़कैया से? एक ठो बीड़ी है तो दीजिए डॉक्टर बाबू। प्यारू रजनीत को बीड़ी पिलाओ। प्यारू बड़ी दियासलाई ले जाता है। बीड़ी सुलगाकर रंजीत को अपने आप कहता है, डॉक्टर बाबू, तहसीलदार को दिन दुनिया में बस यही एक बेटी है। कितना मान मनौती के बाद कमला मैया ने निहारा भी तो बेटी ही हुई। मगर रंजीत बीड़ी की राख झाड़कर चुप हो जाता है। डॉक्टर ने लक्ष्य किया। रंजीत ने मगर पर आकर पूर्ण विराम दे दिया। मगर क्या? यही देखिए ना, 3 जगह बातचीत चली, मगर पहली जगह से तो पान देने की बात भी पक्की हो गई थी। ठीक तिलक पान के दिन लड़के की माँ मर गई। दूसरी जगह बातचीत हुई तो उसके घर में आग लग गई। तीसरे लड़के को मया हो गया, इंतकाल हो गया। अब कोई लड़का वाला तैयार नहीं होता। 1000, 2000, 5000 रुपया भी कबूलते हैं, मगर आखिर में एक पछुआरिया कैथ को घर जमैया रखने के लिए लाएं। बस उसी दिन से कमली को मिर्गी आने लगी। तो कहते हैं कि कमला मैया नहीं चाहती कि कमली की शादी हो। कमला मैया की भी कुमारी थी। अब आप लगे हैं। किसी तरह कमली दया को आराम कर दीजिए डॉक्टर बाबू। जो बख्शिश मांगिएगा तहसीलदार दे देंगे। देखो रंजीत, 3 खुराक दवा है, मीठी दवा है, तुम्हारी कमली दया आराम हो जाएगी। कल सुबह एक बार खबर दे देना, समझे? 3 खुराक खाएगी क्या? अभी रोटी दूध। रंजीत, एक आदमी दौड़ा हुआ आता है। कौन? रामदेल? क्या है? कमली दया फिर बेहोश हो गई। तहसीलदार साहब, कठिन है कि डॉक्टर बाबू फिर एक बार जरा तकलीफ करें। डॉक्टर घड़ी देखता है, 9:10। कुछ ही देर में समाचार होंगे। डॉक्टर कुछ सोचता कहता है, रंजीत, वह बक्सा उठाओ, ले चलो। बेतार का खबर? कहाँ, तुम्हारी कमले दया का इलाज बेतार से ही होगा। कमला फिर पहले की तरह बेहोश हो पड़ी। उसकी आंखें बंद हैं, बाल बिखरे हुए हैं। डॉक्टर को रोग का निदान मिल गया। वह अपने बैग से शीशी, सिरिंज वगैरह निकालता है। सुई नहीं, कमला फिर होश में आ जाती है। बगैर सुई से आपका रोग आराम नहीं होगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। दवा दीजिए डॉक्टर साहब, मैं सुई नहीं लूँगी। फिर डर लगता था। हाँ रंजीत, दवा की शीशी कहाँ है? लाओ, बक्सा यहाँ लाकर रखो। हाँ, पी लीजिए। ठीक है। कैसी है दवा? मीठी है ना? डॉक्टर पोर्टेबल रेडियो को खोलकर मीटर ठीक करता है। यह ऑल इंडिया रेडियो है। रात के 9:15 बजे हैं। अब आप हिंदी के समाचार सुनिए। डर लगता है माँ? देखिए, डर की कोई बात नहीं है, सुनिए। मुझे उठा दो माँ। उठिए मत, लेटी रहिए। अब आप सविता देवी के एक मैथिली लोकगीत सुनिए। मायगे हमना बियाह बे, यह आपन गौरा के, जो बुढ़वा होई जमाए गे माई। अरे माँ, कमला खिलखिलाकर हंस पड़ती है। शादी का गीत हो रहा है। हम ना बिहा अपने गौरा के। कोठारी और आंगन में घूंघट काढ़े औरतों की भीड़ लग जाती है। कमला पर ब्रोमाइड का असर हो रहा है। उसकी आंखों में नींद झांक रही है। डॉक्टर लौटकर खत को पूरा करने बैठ जाता है। सुबह 7 बजे से रोगियों की भीड़ लग जाती है। अगमू चौकीदार कल हाजिरी देने आएगा। 5 बजे भोर को ही आकर वह पुकारेगा। डॉक्टर लिखता है, पत्र अधूरा छोड़कर एक केस देखने गया था। केस अजीब है, केस हिस्ट्री और भी दिलचस्प। तुम्हारी शीला रहती तो आज खुशी से नाचने लगती। हिस्टीरिया, फोबिया, काम विकृति और हठ प्रवृत्ति जैसे शब्दों की झड़ी लगा देती। शीला से भेंट होते ही कहना, मैं अपने पोर्टेबल रेडियो से उसके दिमाग को झकझोरकर दूसरी ओर करने की चेष्टा की। दोस्तों, आज हम मैला आंचल के भाग को यहीं समाप्त करते हैं। शेष भाग को कल पढ़ेंगे।